इस कहानी में हमें एक टूम सर्चर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट रेलिक ढूंढने का काम करते हैं। ये लोग 2000 साल पुरानी एक कब्र में से एक रेलिक को चुरा लेते हैं। दरअसल ये रेलिक एक तरह का नक्शा है जिसकी मदद से रानी की कब्र तक पहुंचा जा सकता है और जो कोई भी उस रानी को दोबारा जिंदा करेगा वो रानी उसको इमॉर्टल बना देगी। लेकिन ये रेलिक चुराने के बाद इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो कि आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगी। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉपनोर टूम्ब। तो कहानी की शुरुआत में केन, यांग और जैंग को दिखाया जाता है जो टूम्ब सर्चर्स हैं। ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एंशिएंट रेलिक ढूंढ कर लाने का काम करते हैं। हालांकि ये काम यांग के लिए थोड़ा पर्सनल होता है, इसीलिए इतने खतरे में भी उसके दोस्त कैंग और जैंग ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये जगह एक वॉल्केनो है जो मिटियोर से बनी है और साथ ही यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई कब्र हवा में झूलती रहती हैं, जो कि 2000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाली लुलुवान डायनेस्टी के लोगों की है। और ये तीनों यहाँ पर एक एंशिएंट रेलिक को लेने आए हैं जो कि असल में एक तरह का नक्शा है और ये नक्शा इन्हें इन्हीं कब्र में से किसी एक में मिलेगा। लेकिन उस कब्र को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अब केन देखता है कि यहाँ पर 8 स्टैच्यू बनी हुई हैं और उनके सामने की कब्र अपनी जगह नहीं बदल रही होती और इन्हीं 8 में से एक कब्र में वो एंशिएंट रेलिक मौजूद है। तभी एक कब्र पर केन को कुछ प्राचीन पत्थर नजर आते हैं और वो सभी मिलकर फिर उस कब्र को खोलते हैं, जिसमें उस वक्त की एक योद्धा की लाश मौजूद होती है और उसी के पास वो रेलिक भी होता है। असल में ये योद्धा उस वक्त की रानी की वफादार थी। अब उस रेलिक को केन धीरे से उठा लेता है और उसका ऐसा करते ही उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, जिस कारण से वहाँ की सारी कब्रें गिरने लगती हैं और उनसे बचते हुए वो तीनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद शर्ली इसके बारे में बताते हुए कहती है कि लुलुवान डायनेस्टी के लोग ब्लैक टावर नाम की एक जगह पर अपनी प्रार्थना के लिए जाया करते थे, जिसमें उनके देवताओं की कुछ शक्तियां भी थी और इसी जगह पर लुलुवान के सभी राजा और रानियों की कब्र भी मौजूद थी। लेकिन उस वक्त जिस रानी का लोगों पर राज था वो लोगों पर बहुत जुल्म करती थी, जिस कारण कोमो नाम के एक ट्राइब ने एकजुट होकर उस रानी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी सहित उसके परिवार के सभी लोग मारे गए। लेकिन रानी के परिवार के कुछ लोग बच गए थे जो वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने एक अलग ही जगह अपनी नई जिंदगी शुरू की और लुलुवान के नए शहर का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने रानी को दफनाने के लिए एक नए ब्लैक टावर का इंतजाम किया, क्योंकि इनके ब्लैक टावर को कोमो ट्राइब ने तबाह कर दिया था। अब इसी रेलिक में शर्ली को एक ब्लैक टावर का नक्शा मिलता है, जिस तक पहुंचना वैसे आसान नहीं है। असल में यांग के पिता का मानना था कि ब्लैक टावर अभी भी मौजूद है, पर किसी ने उनका विश्वास नहीं किया और इस कारण वो अकेले खोज में निकल गए, मगर फिर वो कभी वापस ही नहीं लौटे। और अब उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए यांग ये काम करना चाहती है। अब इसमें इनका साथ यांग के पिता के दोस्त प्रोफेसर वू और उनकी टीम दे रही होती है, जिसमें शर्ली भी शामिल है। यहाँ तक कि शर्ली ने उस जगह के एक लोकल गाइड से बात कर ली है ताकि ये लोग कहीं भटके ना। अब केन इनके साथ इसलिए मिशन में जा रहा होता है क्योंकि वो यांग से प्यार करता है और जब केन जा रहा होता है तो उसका दोस्त जैंग भी जाता है। बाकी इनकी टीम में किम और चैंग नाम के 2 आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। अब अगले सीन में हम इन्हें एक गाइड के साथ किसी रेगिस्तान में देखते हैं, जहां भीड़ में एक आवाज के जरिए बताया जाता है कि कोमो के राजा ने लुलुवान की रानी का आम लोगों पर अत्याचार देखकर उन पर हमला कर दिया और इस दौरान उसने रानी को एक खास तरह के ब्लेड से मार डाला, जिससे उसका साम्राज्य तबाह हो गया। और फिर बाद में लुलुवान राज्य के लोग और उनके बीच योद्धाओं ने जिस नए शहर का निर्माण किया था उसका नाम लॉपनोर रखा गया और वहीं पर इन्होंने ब्लैक टावर बनाया था, जहाँ पर रानी की लाश आज भी सुरक्षित है। रानी की लाश को उन लोगों ने जादू टोने की मदद से बिल्कुल सेफ रखा और माना जाता है कि आज भी रानी की आत्मा एक बड़े सांप के रूप में वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि रानी की लाश को एक स्पेल की मदद से बिल्कुल सेफ किया गया था। यानी कि उनकी आत्मा आज भी अपनी लाश की रखवाली करती है। असल में वो उस वक्त का इंतजार कर रही है जब कोई उन्हें जगाने के लिए वहां आए और रानी फिर से जाग जाए, ताकि वो लोगों से अपना बदला ले सके। हालांकि लॉपनोर शहर नक्शे के मुताबिक इस जगह से कुछ दूरी पर है, मगर आज तक वहां पर कोई जा नहीं पाया है। अब उनका गाइड कहता है कि आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वैसे तो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आगे आपको जो कुछ भी करना है बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आम इंसान समझ नहीं पाता।
अब फिलहाल ये सारी बातें जानने के बाद भी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक तेज रेतीला तूफान आता है, लेकिन केन सभी को एक रस्सी के सहारे एक लाइन में खड़ा करता है और सबको उस तूफान से बचा लेता है। पर तभी जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं वहाँ की जमीन टूट जाती है और ये सभी नीचे एक ही जगह पर गिर जाते हैं। उस जगह पर काफी अंधेरा होने के साथ वो जगह काफी अजीब भी होती है। अब यहाँ केन इन सबको रोककर आगे जाता है और इस जगह को ऊपर चढ़कर अच्छे से देखता है। उसको वहाँ पर एक पिलर दिखाई देता है जिसको वो जैंग के साथ मिलकर खिसकाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नया ही रास्ता खुल जाता है। उस जगह पर जाने पर इन्हें कई सारी पेंटिंग्स दिखती हैं, जिसको देखकर वो बताते हैं कि ये जगह असल में कोमो ट्राइब का मंदिर है, जिसे देखने के दौरान ही एक एक करके सभी वहाँ से गायब होने लगते हैं और अब सिर्फ केन, जैंग और यांग ही रह गए हैं। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर इन तीनों को वो ब्लेड भी दिखाई देता है जिससे इनके राजा ने लुलुवान की रानी की जान ली थी। यही वजह है कि इस ब्लेड को इस ट्राइब के लोग एक धार्मिक चीज मानकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। इस ब्लेड के साथ वहाँ पर कोमो के राजा की कब्र भी मौजूद होती है, जिसको जब जैंग देखने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक से उसके साथ यांग और केन पर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग कोमो ट्राइब से हैं जो आज भी इस मंदिर में रहते हैं और इसकी काफी पूजा करते हैं। इनमें 3 लोग होते हैं, इनका लीडर लिन, उसकी बहन स्यू और लिन का दोस्त ब्रूस। इन तीनों के वार से किसी तरह से यांग, केन और जैंग बच रहे होते हैं। तभी जैंग को एक रास्ता सूझता है और वो इनके राजा की कब्र को जलाने की धमकी देता है। ये देखकर सभी रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने राजा भगवान से भी ज्यादा प्रिय हैं। फिर इनसे जैंग अपने सारे साथियों को आजाद करने के लिए कहता है जो अभी अभी गायब हुए थे, और सच में इन्हीं लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था। सभी को छुड़वाने के साथ जैंग जब निकल ही रहा होता है तभी स्यू उससे कहती है कि बेला तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी। जैंग उससे कहता है कि मैं किसी बेला से नहीं डरता और वो जाने लगता है। तभी उसे एक अनजान आवाज आती है और वो अपने सामने एक बड़े से स्नो लेपर्ड जैसे क्रीचर को खड़ा देखता है, जिसको देखते ही अब जैंग की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो सभी वहाँ से भागते हैं जिन पर बेला हमला कर देती है। उससे भागते भागते ये लोग ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर आगे रास्ता नहीं होता। इसी दौरान स्यू देखती है कि जैंग के पास एक एंशिएंट रेलिक है। हालांकि इन लोगों को रास्ता नहीं दिखता तो ये पानी में कूद जाते हैं। जिनके बच जाने के बाद लिन कहता है कि इनके पास वो एंशिएंट रेलिक है, इसीलिए हम इनको हल्के में नहीं ले सकते। इधर सभी इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी बिल्कुल सही सलामत होते हैं। इनका गाइड इनको बताता है कि हम लोग लॉपनौर शहर से बस कुछ ही दूरी पर हैं और अभी रात होने वाली है, इसीलिए आज की रात यहीं पर रुकना होगा। फिर आगे हम अपना सफर शुरू करेंगे, जिसके बाद हम शर्ली को गाइड के साथ देखते हैं जो कि शर्ली से पूछ रहा होता है कि ये करना जरूरी है क्या? हम अपने फायदे के लिए इन मासूम की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। जिस पर शर्ली कहती है कि मैं अब इतने करीब आकर अपने फैसले को नहीं बदल सकती, हमें ये करना ही होगा। दरअसल ये गाइड कोई और नहीं बल्कि शर्ली के पिता हैं और शर्ली का असली मकसद क्या है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। बाकी जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी जैंग आ जाता है जो शर्ली को अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद अगले सुबह वो गाइड इनको एक रेगिस्तानी इलाके में ले जाकर खड़ा कर देता है। वो कहता है कि असल में 2000 साल पहले यहीं पर लॉपनौर शहर था, लेकिन अभी यहाँ पर उसका नामो निशान भी नहीं है। जिस पर केन कहता है कि हो सकता है कि कुमो जैसे छोटी ट्राइब के लोगों को कोई जादू आता हो या उनमें से कोई जादू जानता हो जिन्होंने पूरे शहर या फिर उन लोगों को कहीं गायब कर दिया हो। अब केन को भी कुछ जादू आते हैं क्योंकि उसका पूरा काम पुरानी चीजों से रिलेटेड है, इसलिए वो कुछ मंत्र बोलता है जिसके ऐसा करते ही उस जगह की सारी रेत हट जाती है और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक पुराना प्राचीन शहर मौजूद होता है, जिसको देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं कि ये काम कर गया। यहाँ पर वो ब्लैक टावर भी मौजूद होता है जिसे यांग के पिता ने पूरी जिंदगी ढूंढने की कोशिश की थी। अब सभी जल्दी से अंदर जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ रानी की कब्र मिलेगी। इनके अंदर जाते ही हमें लिन और उसकी बहन स्यू को दिखाया जाता है जो कि इसी लॉपनौर शहर के पास खड़े होते हैं और स्यू लिन से कहती है कि भाई तुमने सच कहा था, ये लोग उस दिन बच भी गए और अब इन्होंने इस शहर को भी खोज निकाला, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ। जिसके जवाब में लिन उसी पवित्र ब्लेड को निकालते हुए कहता है कि हम कुमो के लोग रानी को फिर से हराने के लिए तैयार हैं, फिर भले ही इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। वहीं केन और उसके साथियों को ब्लैक टावर के अंदर एक पुल मिलता है जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है, जिसके जरिए ही इनको आगे बढ़ना होता है। फिर यहाँ पर ये लोग रानी के गार्ड स्टैचूज को देखते हैं जो काफी बड़े हैं। अब एक्साइटमेंट में चैंग उनमें से एक स्टैचू को छू देता है जिससे वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है और किसी चाबी वाले खिलौने की तरह एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करने लगता है। ये लोग इससे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आते हैं और इसी दौरान किम मारा जाता है, जहाँ पर अब बस केन ही फंसा हुआ है।
तभी वो जमीन पर कुछ चाइनीज डिजाइन को देखता है और उन्हीं डिजाइन के मुताबिक मूवमेंट करते हुए वो उनसे बचकर पुल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो स्टैचू अपनी जगह पर वापस खड़ी हो जाती है। हालांकि अब किम की मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार जैंग चैंग को बताता है और इसी बात को लेकर दोनों में काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केन आगे देखता है कि वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है और जो चीज ये लेने के लिए आए हुए हैं वो इन्हें नीचे मिलेगी, जहाँ पर ये कूद कर तो जा नहीं सकते। केन नजर घुमाता है तो उसको वहाँ पर एक पहेली दिखती है, जहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें मंजिल का रास्ता रोशनी तले मिलेगा। इस चीज को समझकर केन हवा में एक फ्लेयर गन से फायर करने के लिए कहता है, जो करते ही वो पूरी जगह रोशन हो जाती है और साथ ही उन्हें नीचे जाने के लिए काफी लंबी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। फिर ये सभी उस सीढ़ी से नीचे जाते हैं, जहां इनके सामने वो कॉफिन होता है जिसे ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। उस कॉफिन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का इनका कोई भी इरादा नहीं होता। ये शर्ली को पता था, इसीलिए अब वो अपना असली रूप यहाँ पर दिखाती है और केन की तरफ गन को तान देती है। वो बोलती है कि इस कॉफिन को तुम अभी खोलो। केन उसको ऐसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, मगर वो उसकी बात मानने से इनकार करता है क्योंकि इस कॉफिन को खोलते ही सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये देखकर शर्ली को गुस्सा आ जाता है और वो प्रोफेसर वू के कंधे पर गोली मार देती है। इसीलिए अब मजबूरन केन, यांग और जैंग एक प्रक्रिया करके इस कॉफिन को खोलने लगते हैं। चैंग उन्हें ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन शर्ली तुरंत उसको गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। फिर कॉफिन के खुलते ही केन शर्ली की गन छीन लेता है और ये देखकर उसके पिता यानी कि उस गाइड को भी सामने आना पड़ता है और वो यांग को गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल इस कॉफिन के खुलते ही ऊपर जाता हुआ एक रास्ता खुल जाता है, जो किसी सांप के स्टैचू के मुंह के अंदर है, यानी कि सीढ़ियां उस स्टैचू के खुले मुंह की तरफ जा रही है। अब शर्ली और गाइड यांग को अपने साथ लेकर ऊपर चले जाते हैं, जिनके जाते ही उस सांप का मुंह यानी ऊपर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है और ये होते ही इस खुले हुए कॉफिन से एक खास तरह का क्रिएचर निकलता है, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक है। ये रानी के शरीर की रक्षा कर रहा था, जो काफी टाइम बाद आज जागा है, जिसको देखकर जैंग और केन दोनों बिल्कुल हैरान होते हैं। पर तभी इस क्रिएचर से बेला अचानक अंदर आकर भिड़ जाती है और उसके यहाँ आने का मतलब है कि लिन और शू भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्रिएचर सभी पर भारी पड़ता है। ये देखकर लिन उसे पवित्र ब्लेड से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वो क्रिएचर लिन को दूर देता है और साथ ही में वो लगातार बेला पर हमला करता रहता है। अब ये देखकर लिन उस ब्लेड को लेके एक लंबी छलांग के साथ उस क्रीचर पर ऐसे हमला करता है कि वो उसको मार ही देता है, क्योंकि वो ब्लेड सच में बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन तभी इनके सामने दिक्कत आती है कि ये ऊपर जाए कैसे, और इस काम को बेला आसान बनाने के लिए बार बार पत्थर की दीवार को टक्कर मारती है और काफी टक्कर मारने के बाद फाइनली वो दीवार टूट जाती है। लेकिन उस क्रीचर से लड़ने के बाद और बार बार दीवार से टकराने की वजह से बेला घायल हो जाती है और उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि अब इनके आगे जाने का रास्ता खुल चुका है। वहीं दूसरी ओर यांग शर्ली से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर शर्ली बताती है कि जब वो रेलिक मेरे हाथ में लगा तो मुझे उसके अंदर जो मैप मिला उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई लुलुवान की रानी को दोबारा जिंदा करेगा तो रानी उसको अमर बना देगी। असल में शर्ली को एक रेयर स्किन डिजीज है, जिससे उसकी बॉडी दिन प्रतिदिन सड़ती जा रही है और इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। इसीलिए जब शर्ली को रानी के वरदान का पता चला तो उसने ये प्लान बनाया और नक्शे के जिस हिस्से में ये लिखा हुआ था उसको फाड़कर फेंक दिया। अब शर्ली आगे रानी को जगाने का रिचुअल चालू करती है, जहाँ पर लिन और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं। वो लोग शर्ली पर हमला कर देते हैं, जहाँ केन भी यांग को छुड़वा लेता है, पर शायद इन्हें आने में देर हो जाती है, क्योंकि अगले ही पल हम वहाँ रानी की आत्मा को एक भयंकर रूप में जागते हुए देखते हैं, जो काफी खतरनाक दिख रही है। उसका आधा शरीर सांप के जैसा है, जिसको देखकर लिन अपने लोगों के साथ उससे निपटने के लिए आगे बढ़ता है। पर सबसे पहले रानी हर बुरी आत्मा की तरह शर्ली और उसके पिता की जान ले लेती है, जिसके बाद वो एक एक करके लिन की बहन समेत उसके लोगों को मार डालती है, जिसमें ब्रूस भी शामिल होता है। अब ये देखकर लिन बड़े ही गुस्से में ब्लेड को लेकर आगे बढ़ता है, पर अफसोस वो भी ज्यादा रास्ता तय नहीं कर पाता और रानी उसको भी मार गिराती है। अब सभी लोग रानी को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर जैंग, केन और यांग उस रानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें केन बुरी तरह से घायल हो जाता है। रानी इनकी तरफ नुकीले नुकीले पत्थर फेंक रही होती है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केन हार नहीं मानता
मानता और एक आखिरी बार वो रानी की तरफ उस ब्लेड को फेंक देता है, जिससे लगने से रानी एक बार फिर से मारी जाती है और उसके गायब होते ही जिन लोगों को रानी ने मारा था वो सभी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। यानी कि सच में इस ब्लेड में बहुत ज्यादा शक्ति है। अब शर्ली और उसके पिता भी दोबारा जिंदा हो गए थे, इसीलिए गुस्से में शर्ली फिर से यांग को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर उसके पिता सामने आ जाते हैं और इस बार सच में उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर शर्ली रोती है और अब ये जगह भी बिल्कुल नष्ट होने वाली है, लेकिन अब शर्ली को बहुत पछतावा होता है, इसीलिए वो यहाँ से जाने से इनकार कर देती है, जबकि दूसरे सभी लोग आराम से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शर्ली और उसके पिता वहीं पर मारे जाते हैं। इस तरह उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई। जबकि उधर कुमो के लोगों से यांग, जैंग, केन और प्रोफेसर वू मिलकर अपने रास्ते चले जाते हैं, जबकि स्यू को वहाँ पर एक छोटी बेला मिल जाती है, जिसको पाकर वो बहुत खुश होती है, जिसके साथ ये एडवेंचरस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइज सेइंग छुपी हुई है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। शर्ली और उसके पिता ने मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना चाहा, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस शहर को शर्ली और उसके पिता ढूंढना चाहते थे उसी शहर में दबकर उनकी जान चली गई। खैर ये उनकी किस्मत थी, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।